अब देखिए, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें करानी चाहिए या कोई टॉपिक या कोई बात ऐसी है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ानी चाहिए। जय श्री राम कृष्णा जी, जय श्री राम। अगर मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कोई बात ऐसी है कि अगर आपको पूछनी है या हमसे कहनी है, तो आप कह दीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। अब आज की क्लास जो होने वाली है वो एक और सैंपल पेपर पे होने वाली है। बट यहां अगर आप कुछ चीजें नोटिस करो ना सैंपल पेपर में, इस वाले सैंपल पेपर में आपसे क्या कहा गया है कि यहां देखो, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का सैंपल पेपर है ये? 100 मार्क्स का। अब इस बार जो आपका 100 का नहीं होने वाला, आपका जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि आपके बाकी के जो 20 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल के हैं। पहले क्या होता था, पहले ना प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे मैथ के, ठीक है? तो पिछले 1-2 साल से ही ये प्रैक्टिकल का प्रचलन चल गया है। वरना मैथ्स में हमेशा पहले कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर ही आता था। बट अब जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का ही होगा। यानी इस पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, बट पूछे जाने वाले क्वेश्चन कभी अलग नहीं होते। बोर्ड्स हमेशा हर बार सेम टॉपिक से बस क्वेश्चन को, और बहुत सारे तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बदलता भी नहीं है। वरना आपसे ज्यादातर क्वेश्चन एक दो पॉइंट या एक दो बात इधर उधर बदल देगा, और एक दो बात इधर उधर बदल के पूछा जा सकता है कि बताओ इस वाले को कैसे करेंगे और इस वाले का सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब जल्दी से समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये इस साल आपका है नहीं, ठीक है? तो यानी ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये तो कट जाता है। बट ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर किससे, सेकंड से। किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लो, और इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ शुरू करते हैं बढ़िया करके, बेहतरीन करके आपका इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन है साइन 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? साइन 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1। अब आपको एक बात पता होगी कि जो साइन है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जब इधर से दूसरी तरफ जाता है ना इक्वल्स टू से, तो जो साइन है वो इनवर्स का हो जाता है। अगर मैं इस साइन को इधर से उधर लेके जाऊंगा, तो एक्चुअल में जो ये इनवर्स का था नहीं, अब ये किसका हो जाएगा? इनवर्स का। अब ये किसका हो जाएगा? इनवर्स का। अब ये जो साइन इनवर्स 1 है ये प्रिंसिपल वैल्यू का आ गया। भाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कहां पता लगाते थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो वहीं से तो पता चलाते थे कि साइन इनवर्स 1 कब होता है। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, तो ये पता करने के लिए साइन इनवर्स 1 कब होता है, आपको ये जानना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है। तो साइन की वैल्यू 1 होती है साइन 90 पर, पाई बाई 2 पर। किस पर होती है? साइन 90 पाई बाई 2 पर। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। भाई यहां साइन इनवर्स से ये वाला साइन कट जाएगा, आपका बचेगा 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या बचेगी? पाई बाई 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई 4। और आप जानते हो इधर इनवर्स है तो उधर जाके बिना इनवर्स का हो जाएगा, तो मतलब x हो जाएगा tan पाई बाई 4। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां से पता चल जाएगा कि आपको x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो यहां आपके x की वैल्यू 1 आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर घुमा दी हैं, वरना नॉर्मली आपके प्रिंसिपल वैल्यू के जैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं तो बताओ भाई, जल्दी से आगे चलें। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। पार्ट नंबर 3 कह रहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है,
अगर किसी ट्राइंगल का एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है। चलो अलग से एक पेज ले लेते हैं जब समझाते हैं। कि वह ने रखना तो सारे। चलो भाई अब बात करते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो ये पढ़ा रहा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मोड x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या था कि क्वेश्चन में आपको x1 y1 की वैल्यू दी हुई थी, x2 y2 बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई थी। ये देखो आपको दिया हुआ है x1 y1 -2, 0, x2 y2 0, 4 और x3 y3 0, k और एरिया कितना दिया है 4। तो अगर इन सारी वैल्यूज को आप पुट करो तो -2, 0, 0, 4 और 0, k। तो यहां अगर आप पुट करते हो -2, 0 था, फिर 0, 4 था और फिर 0, k था और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 4। तो 2 इधर से डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, तो अगर आप डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो -2, ये कट 4 - के, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1, ये कट ये 0, एक्चुअल में मॉडुलस के अंदर है ये। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है मॉड्यूलस हटेगा तो इधर दोनों साइन आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी, तो ये +-8 हो जाएगा, +-8 हो जाएगा, -8 + 2 के। एक बार यहां से प्लस का 8 लेंगे और एक बार यहां से माइनस का 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से के की वैल्यू 0 आएगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपके के की दो वैल्यू होंगी, एक 0 और एक 8। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाला जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दो हो जाएंगी, एक हो जाएगी के की वैल्यू 8, एक हो जाएगी के की वैल्यू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस इस वाले फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है, इतना ही बहुत है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह गया तो आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है, मेन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो ये याद रखना भाई। चलो अब अगर ये याद रहेगा तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। फोर्थ में कहता है शो दैट, अब देखो भाई ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, इसे सही कर लो, इसमें टाइपिंग या जो भी है एरर है। ये जो लिखा हुआ है ना a+a, ये a+a नहीं होगा, ये a+a का ट्रांसपोज होगा। क्या होगा a+a का ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, इसमें यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या प्रिंटिंग मिस्टेक जो भी हो गई है, ठीक है। एक्चुअल में a+a नहीं होता, ये होगा a+a का ट्रांसपोज। क्यों होगा, अब ये बात मैंने आपको कल वाले सैंपल पेपर में भी बताई थी, ठीक है, जो पिछला सैंपल पेपर था उसमें भी आई थी ये बात। अब मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, जरा सुनना। जब भी कभी भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो ना, तो सपोज आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो या आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो, तो जब भी आप इनमें से दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हो, चाहे आप सिमेट्रिक की बात करो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कब बनती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब बनती है जब उसमें 1/2 के साथ a+a का ट्रांसपोज होगा। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है, जब 1/2 के साथ उसमें क्या हो a+a का
ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक जब बनती है जब उसमें ए के साथ माइनस ए का ट्रांसपोज हो। मतलब अगर बीच में प्लस होता है तो सिमेट्रिक बनती है, और बीच में माइनस होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक की होती है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जो क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसमें आपसे ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करा रहा है। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 5, 2 4 3 5। ए प्लस ए का ट्रांसपोज मांगा है ना आपसे, तो चलो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही देते हैं उसको। ए कितना है? 2 4 3 5 प्लस ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे? जो रो है वो क्या बन जाएगी? कॉलम। और दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो जो पहली वाली रो है वो बन जाएगी 2 4, और जो दूसरी वाली रो है वो बन जाएगी 3 और 5। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो मतलब ए की जगह आपने क्या पुट कर लिया? ए ट्रांसपोज की जगह क्या पुट कर लिया? ए ट्रांसपोज। तो ये ए हो गया और ये ए का ट्रांसपोज। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 5 + 5 10। अब देखो, इसे मैंने नया नाम दे दिया सी। मैंने इस मैट्रिक्स को नया नाम दिया, क्या नाम दिया? सी। अब अगर ये मैट्रिक्स सी है तो मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अब आप देखोगे तो इस सी का ट्रांसपोज करके देखो, सी का ट्रांसपोज वापस से सी बन रहा है। तो मतलब सी बराबर सी का ट्रांसपोज, और सी बराबर अगर सी का ट्रांसपोज बन रहा है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहेंगे। तो यही शो करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो शो करने से पहले मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि कैसे सिमेट्रिक बनती है और कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है। अब इतनी बातें क्लियर है तो चलो आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पांचवा। एफ एक्स की वैल्यू आपको दी है x² - 9 अपॉन x - 3, और कह रहा है ये नॉट डिफाइंड है 3 पर। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है 3 पर? जरा एक बार कोशिश करके ये बताओ कि ये 3 पर नॉट डिफाइंड क्यों है। फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और आपसे क्या चाहता है। तो जरा एक बार खुद से ट्राई करके देखो जरा कि आखिरकार ये नॉट डिफाइंड क्यों है। कोई भी, कोई भी आप में से जो बता सके कि आखिरकार ये नॉट डिफाइंड क्यों है। ठीक है, तो चलो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो समझ लो कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है। अब मैं बात करूं ना एफ एक्स की, तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है x² - 9 अपॉन x - 3। अब फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करने को कह रहा है? 3। फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करने को कह रहा है? 3। तो अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 - 3। तो अगर आप इसे ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये 0/0 बन रही है। अब 0/0 क्योंकि कोई भी टर्म नहीं होती, ठीक है, 0/0 पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए एक्चुअल में जो क्वेश्चन है आपका वो x की वैल्यू 3 पर क्या है? नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि ये अभी सही प्रॉपर स्टेज या प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, यानी अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी क्या वैल्यू होगी, बट डिसाइड किया जा सकता है। अभी नहीं कर सकते बट आगे चल के किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है उसे जरा साइड में देख लो। वो ऐसे किया जा सकता है कि जो आपका एफ एक्स था उसे रखा आपने x² - 3 का स्क्वायर अपॉन x - 3। अब मैंने सेम ही रहने दिया, बस 9 को क्या लिख दिया? 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा a² - b²। a² - b² की क्या आइडेंटिटी होती है? एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। तो a² - b² की आइडेंटिटी है
कि एक बार आप उस टर्म को कैसा लिख सकते हो, माइनस का, और एक बार प्लस का। अब माइनस से माइनस वाला कट गया। अब जो नया फंक्शन निकल के आता है वो आता है x+3। क्या आ रहा है, x+3। क्या मैं अब f में x की वैल्यू को 3 रख सकता हूं? तो बिल्कुल, अब मैं 3 रख सकता हूं। और अब अगर आप x को 3 रखोगे तो 3+3 ये कितना बन जाएगा, 6। ये आंसर है। मतलब पहले ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था। पहले जब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था तो हमें जब तक नहीं पता था कि इसके क्या आंसर हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, हमने पहले उसे सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू रखी। तो मैंने ये भी बताया कि मोड नॉट डिफाइंड क्यों था, और फिर ये भी बता दिया कि आप उसे कैसे कर सकते थे। तो यहां आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसे किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपली आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलो चलें जरा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, सिक्स्थ की, पार्ट नंबर 6 की अगर बात करी जाए, तो पार्ट नंबर 6 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, x³ - 6x² प्लस 12x+5। अब हमसे इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मांगा है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आप सबको पता होगा कि कभी भी हमें अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन। फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो x³ का क्या हो जाएगा, 3x²। यहां 6x² है तो 6 कांस्टेंट है, x² का करोगे 2x तो ये 12x बनेगा, और ये प्लस का 12। 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो मतलब आपने जब आपके पास फंक्शन था तो इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम इस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं। इस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखते हैं, 0। तो जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 0 के बराबर रखने पे होगा क्या कि 3x² -12x+12 को 0 के बराबर रखो। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं, फैक्टर। उसके लिए 3 कॉमन ले सकते हो आप। 3 कॉमन लेके हटा दोगे तो ये बनेगा x² - 4x+4। 4 का स्क्वायर 16 -16, तो ये तो a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। 4 को 2 का स्क्वायर लिखना जरा, तो ये बन रहा है a² + b² - 2ab, जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। 2 पे चिड़िया उड़ा लो, क्या उड़ा लो, 2 पे चिड़िया। अब 2 पे अगर आप चिड़िया उड़ाते हो तो चिड़िया उड़ाने का तरीका क्या है, आप इसे ऐसे कर लो, ऐसे, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। बट क्योंकि यहां पे पावर इवन है, तो इवन पावर होने की वजह से अगर उसकी राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि वो इंक्रीजिंग होना चाहिए रियल नंबर्स पे। तो अगर आप देखो तो पूरे के पूरे रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ही है। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करते थे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन, उसको 0 के बराबर रखना है, उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू निकाल के चिड़िया उड़ा लो, ठीक है। तो अगर आपकी चिड़िया सही तरीके से उड़ गई तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो, इतनी बातें अगर ठीक है तो आगे चलते हैं। चलो, तो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 6 भी हो गया होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 जो है, क्वेश्चन इजी है बट समझना पड़ता है, समझ लो बस एक बार, मतलब कह रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस,
कॉस स्क्वायर एक्स। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin²x। अब ये जो साइन है घूम के ऊपर चला जाएगा, कॉस घूम के नीचे आ जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, sin²x अपॉन cos²x। ठीक है, dx लगा लेना। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan²x। अब tan²x का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, tan²x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसी आइडेंटिटी जिससे tan²x को किसी और में चेंज किया जा सके। तो tan²x को चेंज करने की एक ही आइडेंटिटी है, वो है sec²x - 1। अब इसमें आपका दोनों के आपके पास दोनों के इंटीग्रेशन है। sec²x का इंटीग्रेशन आप tan x लिखते हो, 1 का x लिखते हो और प्लस में c लिखते हो। तो यानी यहां पे sec²x - 1 जब आपने आइडेंटिटी लगा ली, तब आपको पता चला कि हाँ, हमारे पास तो दोनों के इंटीग्रेशन मौजूद है, sec²x का भी मौजूद है और 1 का भी। इससे पता चलता है कि sec²x का इंटीग्रेशन tan x है और 1 का x। इस तरीके से जब भी कोई tan की पावर होती है, उसे हमेशा किस में तोड़ लिया जाता है, sec में, और sec में टूटने के बाद आराम से उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यह बात याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जा रहा है, तो उसे ध्यान रखिएगा कि tan²x को पहले किस में चेंज कर लो, sec²x में। इजी हो जाता है और वो सॉल्व भी हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का दिया हुआ था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन था। ठीक है, इसे आप कर सकते थे। अब अगर बात करें पार्ट नंबर 8 की, तो इसमें एलोपिटल रूल लगवा रहा है। जानते हो एलोपिटल रूल क्या होता है, पता है किसी को? तो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं। ठीक है, वैसे आप एलोपिटल रूल जानना आना चाहिए। एलोपिटल रूल होता है कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 की पावर x log 8 माइनस 4 की पावर x का क्या होगा, 4 की पावर x log 4, और नीचे 4x का डिफरेंशिएशन 4। अब उसने कहा है क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो, 0। तो जरा जहां जहां x है 0 रखो, ये 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा log 8 माइनस log 4 अपॉन 4। log माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, तो log 8 अपॉन 4 ये काट लो, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन 4। ये आपका आंसर है। एल ऑर्बिटल क्या होता है कि ऊपर नीचे जो भी दिया हुआ है सबका डिफरेंशिएशन कर दो, जितनी भी वैल्यू आपके पास मौजूद है सबका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। उसी को एल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स पढ़ोगे हैं, वर्ड ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स नहीं होता, ये ऑपिटल होता है, एच साइलेंट है। क्या है, एच साइलेंट। तो जब यहां आपका एच साइलेंट है तो इसे हॉस्पिटल्स नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे एल ऑर्बिटल रूल। के एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है कि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो ऊपर नीचे और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एल ऑर्बिटल रूल की बात हुई। चलो अब नीचे स्टार्ट होते हैं, आपका पार्ट नंबर 8 हो गया। अब नीचे आता है आपका पार्ट नंबर 9। अब पार्ट नंबर 9 को जरा ध्यान से पढ़ना। कह रहा है दो बॉल निकाली बिना रिप्लेसमेंट के एक बैग से, एक बैग के अंदर 3 वाइट 2 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं। 3 वाइट 2 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स है बैग के अंदर। अब बैग के अंदर ये बॉल्स हैं, तो कह रहे हैं दो बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब एक बॉल निकाल ली तो उसे निकाल के वापस नहीं रखा, निकली रहने दी, फिर दूसरी निकाल ली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन बॉल इज रेड। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक बॉल कैसी हो, रेड हो। एट लीस्ट वन बॉल रेड का मतलब है कि दो में से कम एक बॉल कैसी हो, रेड हो। कम से कम एक रेड है तो एक से ज्यादा रेड भी हो सकती है, तो यहां पे दो केस बन गए। कम से कम एक रेड के लिए मैंने मान लिया हो सकता है एक रेड हो, बाकी कोई और सी हो, मतलब एक रेड हो सकती है और दूसरी रेड के अलावा कोई भी हो सकती है, या फिर दोनों की दोनों रेड हो सकती है, या फिर एक केस बनता है कि दोनों की दोनों ही क्या हो सकती हैं, रेड हो सकती है। तो एक रेड हो सकती है, बाकी दोनों भी रेड हो सकती हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर पुट करें तो रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी इसमें से हो जाएगी 5/5 3 8 2 10। रेड ना होने की भी 5/9,
रेड नहीं होगी तो इन दोनों में से कोई सी हो जाएगी। रेड होने की 5/10 इंटू 4/9, क्योंकि एक रेड निकाल ली ना आपने, तो जब आपने एक रेड निकाल ली तो दूसरी रेड निकालने के लिए एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो पांचवी रेड थी वो तो आपने बाहर निकाल ली, तो इसका मतलब अब जो रेड बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25/90 +20/90, टोटल हो जाएगा 45/90, और आप जानते हो 45 दूनी 90 होते हैं, तो 1/2, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसे तो आप बहुत प्यार से सिंपली सॉल्व करके कर सकते हो। तो यहां आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसने एटलीस्ट 1 की मांगी थी ना, तो यानी कम से कम एक रेड, तो मैंने दो केस बनाए कि कम से कम एक रेड हो सकती है, एक नहीं हो सकती, या फिर दोनों की दोनों रेड हो, या फिर दोनों की दोनों क्या हो, रेड। तो आपके यहां दो केस बन गए और इन्हीं दोनों से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाले को ध्यान से पढ़ो, उसने पहले ही कह दिया ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए और बी कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है ना, उनकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए पी ए की वैल्यू 3/5 है और पीबी की वैल्यू 2/3। अब 3 से 3 काट दो, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2/5। आपसे क्या मांगा है, यूनियन। आपसे क्या मांगा है, यूनियन। यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ए, सेट्स में भी इस्तेमाल करते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू 3/5, पीबी की वैल्यू 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की 2/5। तो 3/5 से 2/5 1/5, 1/5 प्लस 2/3, ठीक है, सॉल्व कर लो, 1/5 प्लस 2/3, इसे कंप्लीट सॉल्व कर लो। कंप्लीट सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, इसे कंप्लीट कर लो। हाँ, 3/5 में से 2/5 गए, 1/5 प्लस 2/3, 1/5 प्लस 2/3 को करके क्या आ रहा है भाई, बताना जरा, बताओ भाई जल्दी। एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 13/15, 13/15 क्या बनेगा, 13/15। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपके चालू हो जाते हैं 4 नंबर वाले, यानी यहां तक आपके 1 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए थे। अब यहां से जो स्टार्ट हो जाते हैं वो आपके कितने मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं, 4 मार्क्स के। तो अब जरा इनको भी एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस किस तरीके से दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको शो करना है ये 1 1 ऑन 2 है, आपको शो करना है कि ये क्या है, 1 1 ऑन 2। तो पहले 1 1 शो कर दें, हाँ भाई खिलाड़ियों, पहले इसको 1 1 शो कर दें। अब 1 1 के लिए कंडीशन पढ़ाई है, 1 1 के लिए fx1 को किसके बराबर रखते हैं, fx2। fx1 को किसके बराबर रखा जाता है, fx2। तो fx1 का मतलब क्या है कि पूरे क्वेश्चन में जहां जहां आपको दिया हुआ है x, वहां वहां x1 रख दो। तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको ये x दिया हुआ है, वहां वहां सब जगह क्या रख दो, x1, क्या रख दो, x1। और fx2 का मतलब है जहां जहां x है वहां सब जगह x2 आ जाएगा, अपॉन 5x2 - 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम इन दोनों की, अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा 8 5 जब 40x1 x2, और इसकी इसमें हो जाएगी तो 15x2, इसकी इसमें हो जाएगी तो माइनस के 64x1, इसकी इसमें हो जाएगी तो माइनस के 24 इक्वल्स टू, इसकी इधर हो जाएगी तो 8 5 जब 40x1 x2, इसकी इसमें होगी तो 15x1, और इसकी इसमें होगी तो -64x2, और इसकी इसमें हो जाएगी तो 8 दिया 24। अब देखो 24 से 24 कट जाएगा, और 40x1 x2 से 40x1 x2, x1 एक तरफ कर लो और x2 एक तरफ कर लो। तो जब आप x1 एक तरफ और x2 एक तरफ करेंगे तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी,
तो x2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 15x2 प्लस 64x2। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 15x1 प्लस 64x2। तो ये हो जाएगी 79x2 और ये हो जाएगा 79x1। 79 से 79 काट दो, x1 किसके बराबर आ गया। और जब भी fx1 fx2 लेके चलने से x1 और x2 की वैल्यू बराबर आ जाती है, तब आप कहेंगे कि 1 1 है। तब आप कहेंगे कि क्या है, 1 1 है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि एक्चुअल में जो आपका फंक्शन दे रखा है वो 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो 1 1 की कंडीशन तो देखो आपको 100% आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 1 1 एंड ऑन 2 पे देखने को जरूर मिलेगा। 100% आपको एक क्वेश्चन 1 1 ऑन 2 पे देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, कि हम fx1 और fx2 फंक्शन को लेकर चलते हैं और उसे कंप्लीट करने के बाद x1 किसके बराबर आना चाहिए, x2 के। हाँ, प्यार से पढ़ लो। x1 किसके बराबर आना चाहिए, x2 के। ऐसा होने से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, 1 1। अब ये अगर फंक्शन 1 1 हो गया, तब हमारे नंबर है कि अब हम इसे चेक करें ऑन टू। क्या चेक करें, ऑन टू। तो जरा इतना लिख लो। अब मैं कंडीशन ऑन टू की लेकर चलता हूं। ठीक है, आई होप आपने इतना कर लिया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए करते क्या है, ऑन टू के लिए जो आपने एफ एक्स है ना, इस फंक्शन एफ एक्स को कुछ लेट कर लो। जैसे कि ज्यादातर डिनोशन आपने बेसिक डिनोशन देखी होंगी कि एफ एक्स को हम क्या मान के चलते हैं, वाई। एफ एक्स को हम क्या मान के चलते हैं, वाई। अब ऑन टू का तो देखो सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिकल चलता है कि भैया मुझे तो एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो। ऑन टू तो बस इतना कहता है कि मुझे क्या कर दो, मुझे x की वैल्यू निकाल के दे दो। किसकी फॉर्म में, y की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। x की वैल्यू जब हमें y की टर्म्स में सॉल्व करनी है, तो यहां डिवाइड से हमने इधर मल्टीप्लाई में लेके गए, तो ये 5xy हो गया माइनस 8y हो गया। अब ये 8x ऑलरेडी पहले से इधर है और प्लस 3। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, तो जितने भी x है वो सारे एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स एक तरफ। तो x एक तरफ करने का मतलब है 8x प्लस का इधर आके माइनस का कर दो, और ये जो माइनस के 8y है ये इधर जाके प्लस के 8y कर दो। अब दोनों में से x कॉमन कर लो, 5y माइनस 8, 8y प्लस 3। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y प्लस 3 अपॉन 5y माइनस 8। ये आ गई x की वैल्यू। भाई ऑन टू x की वैल्यू हमसे मांगता है, हमने इसे x की वैल्यू निकाल के दी किसके टर्म्स में, y की टर्म्स में। अब ऑन टू क्या कहता है कि भैया अब यहां जाओ, कि भैया आप ये x की वैल्यू रियल नंबर रख सकते हो। ए एंड ए, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे रखा है, थोड़ा सा रुक जाओ इसे सही कर लेते हैं। ये ए टू ए होगा, यहाँ पे एरो होगा। ठीक है, फंक्शन ए टू ए होगा और ए उसने डिफाइन कर रखा है रियल नंबर। अब यहां से पता चलता है कि ये वैल्यू x की होगी और ये वाली वैल्यू y की। तो मतलब x भी a होगा और y भी a, और a कहता है कि मैं क्या रहूंगा, रियल नंबर। यानी चाहे आप x की वैल्यू लो चाहे y की, वो कोई भी रियल नंबर होनी चाहिए। तो आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप y को बस एक वैल्यू नहीं रख सकते, उसने मना किया है 8/5 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख लो। लाइक y को मैंने 2 रखा, तब मेरा x निकल के क्या आया जरा मैं देखता हूं। तो y को 2 रखने पे 5 दूनी 10, 10 का 8, 2 बनेगा, और ये बन जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19, 19/2। 19/2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। 19/2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो मतलब y को रियल नंबर रखने पे x भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ऑन टू है। अगर किसी भी केस में आप y को रियल नंबर लेकर चलो, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि y भी आपका रियल नंबर होगा और x भी आपका रियल नंबर, और आप जब इसे रियल नंबर लेकर चलोगे, चाहे x को लेकर चलो चाहे y को, और रियल नंबर लेकर चलने पे दूसरी वैल्यू रियल नंबर नहीं बन रही, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। बट ये बन रही है, ये हर y की वैल्यू पे एक रियल नंबर ही देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑन टू
है। इस तरीके से आप कंडीशन चेक कर सकते हैं वन वन ऑन टू की। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे और बहुत पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं कि वन वन ऑन टू इस तरीके से किया जाता है। चले भाई आगे, चले खिलाड़ियों। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना वन वन ऑन टू कैसे करते हैं। चलो जी, हाँ, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अगर आपने आइडेंटिटी ध्यान से पढ़ी हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये वैसे p दे रखा है तो आंसर p की टर्म्स में ही लाना पड़ेगा, बट हो सकता है ये भी मिस प्रिंटिंग हो, बट पॉसिबली p भी हो सकता है। तो हम p की टर्म्स में ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हम इस पूरे को क्या मान लेंगे x, इस पूरे को क्या मान लेंगे y। तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई का मतलब क्या है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू p बाई फोर। अब इसे अंदर ही अंदर यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम लो, तो हर जगह जरा एलसीएम सा ले लो। ठीक है, तो एलसीएम सा लेके कहाँ पहुंचोगे, मैं डायरेक्ट वहां पहुंचा देता हूं। आप पहुंचोगे x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और इधर बनेगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और इधर क्या बन गया p बाई फोर। टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन हो जाएगा भाई, इधर इनवर्स का है तो दूसरी तरफ जाके हट इनवर्स हट जाएगा। बाकी ऊपर वाले को ओपन कर लो। ठीक है, कुछ कॉमन वैसे है नहीं वरना कॉमन लेके काट लेते। बाकी ऊपर वाला ओपन करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और नीचे वाला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये बन रहा है टेन पी बाई फोर। इनवर्स था ना, उधर जाके टेन बन गया एक्स स्क्वायर। ओ काम, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, और यहाँ प्लस एक्स से माइनस एक्स काट दो। ऊपर बच रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और नीचे बच रहा है माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री टेन पी बाई फोर। ओके, मिल गई गलती। ठीक है, तो ये मैं मुझे लग ही रहा था क्वेश्चन में गलती है कुछ ना कुछ। पी बाई फोर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ये पी बाई फोर नहीं, ये पाई बाई फोर होगा। तो इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना। क्या होगा, ये टेन पी बाई फोर नहीं होगा, ये पाई बाई फोर होगा। तो टेन पाई बाई फोर बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा, टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहां बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस का थ्री इक्वल्स टू वन। अब आप माइनस थ्री उधर ले जाओगे, उसे उधर ले जाओगे और सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री प्लस सेवन, तो टू एक्स स्क्वायर बराबर सेवन बनेगा। तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू। क्या बन जाएगी, प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू। तो ये पाई बाई फोर हो। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि कई बार होता है क्वेश्चन गलत दे देते हैं वो, तो आपको क्वेश्चन गलत दिया जाएगा। तो एटलीस्ट आपको, चलो वैसे बोर्ड एग्जाम में तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन गलत हुआ, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जनरली क्यों गलत हो जाता है। अब मैं मुझे कैसे पता चला
क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, होने के लिए तो वो अंडर रूट में हो सकता है, बट पॉसिबली मुझे पता है 10 की रेंज कहां से कहां जाएगी, वो होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए तो वो p/4 नहीं, वो π/4 होगा। ठीक है, अबे कम से कम गधो, पेपर बनाने वालों इसे p को पाई ही लिख देते। है भाई, इतना सही तो काम करना था, आई ई गायब कर दिया, बताओ, हद हो गई। चलो आगे चलते हैं। ये टॉपिक तो आपका आ नहीं रहा है, ये तो आपका कट है। हाँ, कुछ चीजें आपकी ये वाला कट है। ठीक है, लैग्रेंज नहीं आ रही है आपकी। रही बात कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है, बट आप इसे ग्राफ से दिखा सकते हो, दिखाने के लिए तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाओ यहाँ, ये बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखो तो पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। y की वैल्यू एक बार तो दी है e की पावर साइन इनवर्स x, और एक बार दी है e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x। अब दोनों का एक एक करके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो 4 नंबर में कितना लुप्पा सा क्वेश्चन दिया है, e साइन इनवर्स x एज इट इज, e का एज इट इज, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही z का करेंगे तो dz बाई डी एक्स बनेगा। e का एज इट इज, e का एज इट इज के बाद कॉस इनवर्स का करेंगे माइनस लगा के, तो वो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, अब आपको चाहिए डीवाई बाई डी जेड। तो डीवाई बाई डी जेड क्या होता है, तो डीवाई बाई डी जेड कब आएगा, जब y वाले को किससे डिवाइड करोगे, z वाले से। y वाला क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस e की पावर कॉस इनवर्स x। ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस, ओ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब e की पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। फिर से वही सेम गलती है, p नहीं है ये पाई है, पाई, पाई, π/2। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यार इस पेपर में तो बहुत ज्यादा गलतियां दे रखी हैं, एक्चुअल में इतनी गलतियां होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, बट पता नहीं कैसे इन्होंने थोड़ा ज्यादा दे रखी हैं गलतियां। तो यहां से आपका पता चल जाएगा कि आपका e की पावर क्या बन रहा है, π/2 बन रहा है ना, वो दिख तो रहा है हमें। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब ये लैडर वाला क्वेश्चन तो आई होप आप कर सकते होगे। ठीक है, आप सभी ने किया होगा लैडर वाला, बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, लैडर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बुक में दिया हुआ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाओ, तो आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इसमें बी वाला, कौन सा पढ़ो इसमें, बी वाला। तो बी वाला अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया है। किसी भी मॉड्यूलस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसे किसके बराबर ले लो, 0 के। वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, उस x की वैल्यू पे चिड़िया उड़ा लो। अब हमें जाना था -6 से 3 तक। तो -6 से 3 तक हम कैसे जाएंगे, तो हम जाएंगे -6 से -3 तक फंक्शन को नेगेटिव लेके, और फिर जाएंगे -3 से 3 तक फंक्शन को पॉजिटिव लेके। एक बार फंक्शन को नेगेटिव लेकर जाएंगे और एक बार फंक्शन को पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप सॉल्यूशन आप कर लोगे। x का हो जाएगा माइनस बाहर रख के, x का x² बाई 2 प्लस 3x -3 - 6, और ये हो जाएगा आपका x² बाई 2 प्लस 3x, 3 से -3। ठीक है, चलो, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना बस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेना, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
इसके बाद जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन 2x+y-1। अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक बार इसे समझ लेते हैं। चलो मैंने एक फोटो सेव कर दिया, कोई बात नहीं। देखो, इस 9th वाले की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बट अभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसमें दी हुई है वो डायरेक्ट नहीं दी हुई, इनडायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि x प्लस वाई को पहले क्या मानना पड़ेगा, t। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। अब तक क्वेश्चन सही दिया हुआ नहीं था, तो पहले इसे क्वेश्चन को सही कर लेना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये जो है, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी डी टी बाई डी एक्स -1। ओ सॉरी, -1 यानी यहाँ है। उसके बाद हमने इसे t मान लिया तो ये t+2 हो गया, और ये 2t-1, प्लस का 1 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये dt बाई डी एक्स t+2 अपॉन 2t-1+1। एलसीएम ले लो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस, यहाँ कर देता हूं मैं, डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3t+1 अपॉन 2t-1। एक्स इस तरफ कर लो, सारा टी एक तरफ कर दो, सारा टी एक तरफ कर दो, एक्स एक तरफ कर दो, इंटीग्रेट कर लो। एक्स का वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। इसमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, और मैंने बताया कि जब भी आपके दोनों की पावर ऊपर नीचे सेम हो जाती है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो इसका पहले डिवीजन कर लेना, नीचे वाले से डिवाइड कर देना, किसको, ऊपर वाले को। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, प्लस सी लगा लेना। चलो, इस तरीके की बातचीत हुई। अब नेक्स्ट वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप बेस थ्योरम का है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका किस चीज पे दे रखा है, बेस थ्योरम पे। एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है जिसमें 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है। एक एक करके यहां से 2 बॉल इसमें डाल दी, एक एक करके यहां से कितनी बॉल इसमें डाल दी, 2 बॉल। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। फिर हमने बैग बी से क्या निकाली, व्हाइट बॉल। अब ये टोटल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां देखो कुछ भी गिवन नहीं है। उसने कहा 2 बॉल निकाली, 2 बॉल ए बैग से निकाल के बी में डाल दी, उसके बाद हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमसे मांगी है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। हमें क्या नहीं पता, हमने ट्रांसफर कौन सी कर दी, या तो हमने दोनों व्हाइट कर दी, या फिर हमने दोनों की दोनों बॉल को ऐसे ट्रांसफर कर दी ब्लैक, या फिर हमने एक व्हाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर की। यही 3 इवेंट तो बन सकते हैं। भाई जब मैं सेकंड बैग से व्हाइट निकाल रहा हूं उस वक्त मुझे ये नहीं पता कि E1 E2 E3 क्या होंगे, तो या तो दोनों व्हाइट होंगे या दोनों ब्लैक होंगे, या एक व्हाइट और एक ब्लैक। अब आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। तो E1 निकालोगे अगर, पी E1, तो E1 कह रहा है दोनों व्हाइट, तो इसमें से 2 व्हाइट निकालने की 4/7, फिर दूसरी निकालोगे तो 3/6। E2 कह रहा है दोनों ब्लैक, तो इस बैग में से दोनों ब्लैक निकालोगे 3/7, 2/6। और E3 कह रहा है एक व्हाइट और एक ब्लैक, तो इसमें से एक व्हाइट निकालोगे तो 4/7, और एक ब्लैक निकालोगे तो 3/6। तो ये E1 E2 E3 हो गए। अब पी ई बाई E1,
जब दोनों बॉल व्हाइट ट्रांसफर कर दी फिर व्हाइट निकालनी है, तो दोनों इधर व्हाइट कर दी तो इधर 5 व्हाइट हो गई, तो व्हाइट निकालने की 5/10 हो गई। E/E2। जब दोनों बॉल ब्लैक ट्रांसफर हुई हो और इसमें से निकाली हो तो 3/10। फिर एक व्हाइट ट्रांसफर हुई हो तो 4/10। वैल्यू मिल गई, टोटल का फॉर्मूला लगा लो। Pe इक्वल्स टू Pe1 E/E1 प्लस Pe2 E/E2 प्लस Pe3 Pe/E3। चलो यहां लिखा ही हुआ ऑलरेडी। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला ही हो जाएगा यहां तक, और ये वैल्यू Pe/E3 की है। चलो इस तरीके से, तो अब इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू रख लो, और सारी वैल्यू रखने से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इतनी बातें ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले भी निपटा दिए। अब ये 4 नंबर वाले निपटाने के लिए मुझे लेक्चर को थोड़ा जल्दी करना पड़ा, मैंने थोड़ा तेज पढ़ा दिया ना। चलो, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आज जो चीजें हैं वो तेज तेज जल्दी जल्दी समझा दी, बट बहुत सारी चीजें इनमें से आपको आती हैं। तो अगर आपको बहुत सारी चीजें आती हैं तो आप बहुत सारी कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो चीज आपको नहीं आती वो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, जो भी बात है वो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। आई होप आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन रह गए, वो भी ज्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन याद है किसी को? ये मैंने आज ही टिक कराया है। ठीक है, X10X वाला आज ही टिक कराया है ना, कराया? तो देख लो भैया, प्रीवियस प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलो। चलो, तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और लाइव के साथ, फिर डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें, अगर पॉसिबल हो पाया तो फिर आएंगे आपके लिए। ठीक है, दोबारा लाइव क्लास लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से। और बस, चैट्स देख लेते हैं एक बार। चैट्स में तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, हाय 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 हाय। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो चलो भाई, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल।